हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा टेंस का दूसरा लेक्चर है। तो पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये है प्रेजेंट का दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसमें वाक्य आते हैं, देखिए इसमें वाक्य किस तरह के आते हैं। इसमें वाक्य आते हैं जैसे वह आ रहा है, वह जा रहा है, वे हंस रहे हैं। ठीक है, मैं रो रहा हूँ। ये इस तरह के वाक्य आते हैं कि मैं रो रहा हूँ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। कोई भी टेंस पढ़ने से पहले हमको क्या करना चाहिए, उसका पहचान पता होना चाहिए ना, पहचान ज्ञात करना चाहिए। कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नियम लागू होगा? कैसे पहचानेंगे? इसी से पहचानेंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं अगर आया है तो वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। तो जैसा कि पिछले वाले वीडियो में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था कि वाक्य कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, है ना। उसमें हमने वाक्य 4 प्रकार का पढ़ा था। कौन कौन सा पढ़ा था? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो वैसे ही हम इसमें भी 4 प्रकार का पढ़ेंगे। तो उस 4 प्रकार में हमारा पहला प्रकार का जो वाक्य है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक ना, कि पहला वाक्य है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य। तो देखिए, जब साधारण वाक्य होगा तो उसका रूल क्या होगा? जैसे वह पढ़ रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ, वे खेल रहे हैं, तुम गाना गा रहे हो, ये सब चीज़ें, ये सब सेंटेंस हमारा साधारण में आता है। तो साधारण का रूल क्या होगा? रूल मतलब अनुवाद का नियम। ठीक ना, या तो आप रूल लिखिए या तो इसको आप ऐसे लिखिए कि अनुवाद का नियम। ठीक, अनुवाद का नियम। तो अनुवाद का नियम क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होगी इज एम आर। ठीक ना, उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब में आईएनजी, इसमें आईएनजी लगता है, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, और फिर अदर यानी जो भी हमारा बचेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि रहा रही, और रहा रही के लिए मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया थी डू या डज, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया है इज एम आर। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक ना, कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे वह गाना गा रहा है, जैसे वह गाना गा रहा है। तो देखिए, एक वचन के साथ इज और आई के साथ लगेगा एम, और बहुवचन के साथ आर। ठीक ना, कि एक वचन का जब करता होगा तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट होगा आई तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम, और जब सब्जेक्ट बहुवचन का होगा तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे। ठीक ना, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि एक वचन की कर्ताएँ क्या क्या होती हैं। अगर ना पता हो, आपने ना देखा हो तो फिर से देख लीजिए।
एक वचन में आता है कि ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, ये सब किस में आता है? ये सब एक वचन में आता है। इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, ठीक है। और बहुवचन में आता है आई, वी, यू, दे, दीज, दोज। ऐसे आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये हमारा किस में आता है? ये बहुवचन में आता है। और इन सब के साथ क्या लगेगा? आर, ठीक है। तो वह एक वचन का करता है, गा रहा है ना, किसी लड़के का नाम है, तो वह का इंग्लिश होगा ही। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो ही एक वचन का करता है, तो है का इंग्लिश क्या होगा? इज। फिर गा रहा है, गाना का इंग्लिश होता है सिंग, और इसी में आईएनजी लगा दीजिए, सिंगिंग। क्या गा रहा है? गाना, तो गाना के लिए ए सॉन्ग, ठीक है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। पहले सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये है मेन वर्ब, और मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और ये ए सॉन्ग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक। यही होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगला उदाहरण हम देखते हैं, जैसे है कि वे सब मुझसे मिलने आ रहे हैं। वे सब मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्रिया से पूछते हैं ना, आ रहे हैं, क्रिया कहाँ होती है? वाक्य के अंत में होती है। तो वाक्य के अंत में जो क्रिया होगी, क्रिया से आप पूछिए कौन लगा के, कि कौन आ रहे हैं। तो क्रिया से जब कौन लगा के प्रश्न करेंगे, तो क्रिया हमें सब्जेक्ट को बताएगी कि यहाँ सब्जेक्ट है। कौन आ रहे हैं? वे सब। वे सब क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। फिर आ रहे हैं, है ना, आना, ये क्या है? ये है मेन वर्ब। और रहा रही ये पहचान है ना, इसलिए हम इसको रखते हैं हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में। रहा रही हेल्पिंग वर्ब होता है, और आना मेन वर्ब है। क्यों आ रहे हैं? मिलने आ रहे हैं। किससे? मुझसे। तो मिलने, ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। अब किससे मिलने आ रहे हैं? मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के बाद जो होता है ना अदर, वो है। तो ऐसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होगा मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो पहले लिखना है वे सब। तो वे सब का इंग्लिश होता है दे। वे सब का इंग्लिश होता है दे। और फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर। क्यों लगेगा? क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन का है। तो आई, वी, यू, दे बहुवचन का है ना, तो बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? आर लिखेंगे। तो दे आर, कि वे हैं, क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। तो आना का इंग्लिश होता है कम, आईएनजी लगाइए, तो कमिंग, COMING। ई हट जाएगा ना, जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा। तो दे आर कमिंग, कि वे आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। तो टू मीट, मीट माने मिलना, किससे? मुझसे। तो मी, कंप्लीट हो गया। दे आर कमिंग टू मीट मी। तो जितने भी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, जितने भी हमारे साधारण वाक्य होंगे, सभी के सभी इसी तरह से किए जाएंगे, है ना। चाहे शॉर्ट सेंटेंस हो और चाहे हमारा लॉन्ग सेंटेंस हो। अगर लॉन्ग सेंटेंस होगा, देखिए, मेरी दादी मुझे तुम्हारे सामने आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद दे रही हैं, ठीक है। कि मेरी दादी मुझे
तुम्हारे सामने आशीर्वाद दे रही हैं। तो पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं? क्रिया से पूछते हैं। क्रिया कहाँ होती है? वाक्य के अंत में। तो दे रही है ना, दे रही है मतलब आशीर्वाद दे रही है। ठीक है, तो कौन लगा के पूछिए, कौन कौन आशीर्वाद दे रही है? मेरी दादी। कौन आशीर्वाद दे रही हैं? मेरी दादी। ठीक है, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद रहा रही क्या होता है? रहा रही अभी हमने बताया ना, रहा रही होता है हेल्पिंग वर्ब। और आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना ये है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, देना नहीं, क्योंकि आशीर्वाद कोई वस्तु तो होती नहीं है कि हम उसको दे देंगे कि लो रख लो। तो आशीर्वाद देना ये एक ही शब्द है। आशीर्वाद देना ये हमारा मेन वर्ब है। किसे आशीर्वाद दे रही है? मुझे। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट। और तुम्हारे सामने, तो ऑब्जेक्ट के बाद जो बचता है वो यानी ये अदर है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। ठीक है, सब पता हो गया। अब चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी मेरी दादी। तो मेरी दादी का माई ग्रैंड मदर। तो माई ग्रैंड मदर एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। दादी, मेरी दादियाँ नहीं है, मेरी दादी है। दादी एक दादी है ना, दादियाँ नहीं, दादी एक दादी। तो एक दादी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज। एक वचन के साथ इज। तो माई ग्रैंड मदर इज, फिर आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद का इंग्लिश होता है ब्लेस, और आईएनजी लगेगा ना, क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। तो माई ग्रैंड मदर इज ब्लेसिंग, मेरी दादी माँ आशीर्वाद दे रही हैं। किसे? मुझे। तो ब्लेसिंग मी, मुझे ना, तो ब्लेसिंग मी। अब तुम्हारे सामने, तो सामने का इंग्लिश होता है इन फ्रंट ऑफ, और तुम्हारे का यू। माई ग्रैंड मदर इज ब्लेसिंग मी इन फ्रंट ऑफ यू, कि मेरी दादी मुझे तुम्हारे सामने आशीर्वाद दे रही हैं। तो जितने भी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, सभी के सभी इसी तरह से ट्रांसलेट किए जाएंगे। यही नियम लगेगा, यही रूल लगेगा। तो अब हमारा अफर्मेटिव के बाद दूसरा नंबर का आता है निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगेगा, और नॉट कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। बस, और कोई हमें चेंजिंग नहीं करना है, बस यही करना है कि जहाँ इज एम आर लगाते हैं वहीं इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, बाकी का सेम रहेगा। सेम कैसा रहेगा कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है सिवाय नॉट के। नॉट जोड़ देना है बस, बाकी का वही रहेगा। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। देखिए, नकारात्मक का नियम भी वही है जो सकारात्मक का है, यानी जो अफर्मेटिव का है वही हमारा निगेटिव का होगा। बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है, नॉट जोड़ देना है बस। देखिए रूल क्या होगा? रूल मतलब अनुवाद का नियम। तो अनुवाद का नियम होगा कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। कौन सा? इज, एम, आर। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा हमारा मेन वर्ब में आईएनजी। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, एट लास्ट लिखेंगे अदर। अदर का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट के बाद बच जाता है, ठीक है, वही हमारा अदर होता है। ये किसका नियम है? ये है अफर्मेटिव का, ठीक ना। अब आप पढ़ क्या रहे हो? आप पढ़े हो निगेटिव। तो निगेटिव में नॉट जोड़ना होता है। तो नॉट कहाँ जोड़ेंगे बताइए? अभी बताया ना कहाँ जुड़ेगा? नॉट जुड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी इज के बाद नॉट, एम के बाद नॉट,
आर के बाद नॉट, ऐसे लिखेंगे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ठीक है। तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, तो हम सबके साथ लिखेंगे तो हमारा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम ऐसे लिखते हैं कि इज एम आर और प्लस नॉट और फिर हमारा आएगा मेन वर्ब, है ना। ऐसे लिखते हैं कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट और फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे अदर। जैसे रेखा खाना नहीं खा रही है। जैसे है कि रेखा खाना नहीं खा रही है, तो कौन खाना नहीं खा रही है? रेखा। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया हमारा रेखा और फिर रेखा नाम है, एक वचन का है तो कौन सी सहायक क्रिया? इज। और फिर नहीं भी है तो इज नॉट। और फिर हमें क्या लिखना है? मेन वर्ब में आईएनजी। तो खा रही है, खाना का होता है ईट, आईएनजी लगा दीजिए, ईटिंग। क्या? खाना। तो खाना का इंग्लिश होता है फूड। तो रेखा इज नॉट ईटिंग फूड, कि रेखा खाना नहीं खा रही है। ठीक है, ये है हमारा ट्रांसलेशन निगेटिव का। तो इसमें आपको कुछ अलग लगा क्या? नहीं लगाना, इसमें वही चीज़ें हैं जो आपने अफर्मेटिव में पढ़ा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही है। तो कौन? क्रिया से पूछते हैं ना, तभी तो कर्ता का पता चलता है। तो पहले हमें ढूंढना है कर्ता। कर्ता कैसे? देखो इसमें पृथ्वी है, सूर्य है, तो कौन लगा के पूछिए? लगा रही है, क्या नहीं? चक्कर नहीं लगा रही है, चक्कर नहीं लगा रही है। कौन चक्कर नहीं लगा रही है? पृथ्वी। सूर्य नहीं, पृथ्वी। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी पृथ्वी का होता है द अर्थ, द अर्थ। फिर पृथ्वी एक है, एक वचन है, तो सहायक क्रिया लिखेंगे इज और फिर नहीं है तो हो गया हमारा नॉट। द अर्थ इज नॉट। फिर लगा रही है, तो लगाना का इंग्लिश नहीं बल्कि क्या होगा? चक्कर लगाना। ठीक है, चक्कर लगाना। तो चक्कर लगाना का इंग्लिश होता है मूव। और हमें लिखना है मेन वर्ब में आईएनजी, तो ई हटेगा, MOVING मूविंग। चक्कर नहीं लगा रही किसका? सूर्य का। तो द अर्थ इज नॉट मूविंग द सन। हो गया ना कि द अर्थ इज नॉट मूविंग द सन, कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रही है। तो ये भी हमारा वैसा है जैसा कि अफर्मेटिव था, कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक। पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। ये भी हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, तो लिखेंगे कि कौन नहीं उड़ रहे हैं? पक्षी। तो पक्षी का होगा बर्ड्स, बर्ड्स। फिर हैं, बहुवचन का है तो आर, क्योंकि पक्षी बहुत से है ना, उड़ रहे हैं, रहा है तो एक पक्षी और रहे हैं तो बहुत सारे पक्षी। तो बर्ड्स आर और फिर नहीं है तो नॉट। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है? उड़ रहे हैं, तो उड़ना का इंग्लिश होता है फ्लाई, आईएनजी, फ्लाइंग। कहाँ? आकाश में, इन द स्काई। हो गया। तो बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, कि पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं।
तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसका नियम क्या था? नियम था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अभी ये हमारा चल रहा है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का नियम है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यानी इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, और फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एट लास्ट हम क्या लिखते हैं? अदर। तो जैसा अफर्मेटिव का नियम है वैसा ही किसका नियम है? निगेटिव का। दोनों में अंतर कहाँ है? दोनों में अंतर है कि अफर्मेटिव में नॉट नहीं लगेगा और निगेटिव में नॉट लगेगा। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है कि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, ये पहला प्रकार है। और दूसरा प्रकार होता है हमारा कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। प्रश्नवाचक शब्द आए का मतलब है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, एक वो प्रकार है, और दूसरा प्रकार है कि जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो। ठीक। देखिए इसका उदाहरण है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, ये है नंबर एक टाइप, पहला टाइप। ठीक। कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए यानी ये है दूसरा टाइप। और ये जो पहला टाइप हमारा है कि क्या वह खा रहा है, क्या वह खा रहा है, इसमें भी प्रश्न किया जा रहा है और इसमें भी प्रश्न किया जा रहा है। इसमें क्या प्रश्न किया जा रहा है कि वह क्या खा रहा है, उसको पता नहीं है कि क्या खा रहा है, पूछ रहा है कि वो क्या खा रहा है। और दूसरे में है क्या वह खा रहा है। दोनों है ना प्रश्नवाचक वाक्य। अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हैं और यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य शुरू है। यही अंतर है। तो जो दो प्रकार होते हैं, दो में से हम दोनों प्रकार पढ़ेंगे ना। तो देखिए दोनों प्रकार हमारा एक जैसा होगा। अंतर ये होगा कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे और इसमें वाक्य सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। ठीक। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे पहला प्रकार। तो पहला प्रकार हमारा क्या है? पहला प्रकार है कि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो। कि पहले हम देखते हैं कि जब वाक्य हमारा क्या शब्द से शुरू होता है तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो उसका देखिए नियम क्या है, यानी अनुवाद का नियम। अनुवाद का नियम। तो नियम क्या होता है? नियम होता है कि सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं, यानी सहायक क्रिया इज, एम, आर में से कोई एक लिखा जाएगा सबसे पहले। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब तो पहले चला आया तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद जो बचता है हमारा, तो मेन वर्ब में आईएनजी और फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट और फिर अंत में क्या लिखेंगे, जो भी बचेगा सब अंत में लिख देंगे। तो जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो आप ध्यान रखो कि जो भी टेंस में रहेगा, जिस भी टेंस में रहेगा, चाहे कॉन्टिन्यूअस में रहे या परफेक्ट में रहे या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहे या फिर इंडेफिनिट में रहे,
या चाहे तो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे पास्ट टेंस का हो, चाहे फ्यूचर टेंस का हो, कोई भी टेंस का हो, जब भी वाक्य हमारा क्या शब्द से शुरू होगा तो वो जिस टेंस में वाक्य होगा उसी टेंस की सहायक क्रिया हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये यही चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये सब नियम उयम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सब तो कुछ नहीं है, ये सब बस ऐसे ही बताने के लिए है कि पहले ये लिखो फिर ये लिखो। आपको पता रहेगा तो आप ये सब याद ही नहीं करोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा ये इस टेंस में है तो इसकी सहायक क्रिया ये होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है तो ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, अब आप तुरंत कर लोगे। बस कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। जैसे ये ध्यान में रखना है कि जब भी वाक्य हमारा क्या शब्द से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले कर देंगे, बस यही आप ध्यान में रखो। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे क्या मामा जी हमारे घर आ रहे हैं, कि क्या मामा जी हमारे घर आ रहे हैं। तो वाक्य हमारा क्या से शुरू है और रहा रही भी है, तो रहा रही किस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जो हाँ ये चल रहा है। तो क्या से शुरू है वाक्य हमारा, तो जब क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले कर देंगे, बस यही। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब पहले तो होगा, लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, कैसे आप डिसाइड करेंगे, तो ये आप डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखकर, यानी कर्ता देखकर। तो कर्ता कैसे पता करेंगे, कर्ता पता करेंगे क्रिया से, और क्रिया कहाँ होती है, वाक्य के अंत में। तो ये है वाक्य, ये है उसका अंत, वाक्य के अंत में क्रिया होती है। और क्रिया में जब कौन लगा के पूछ लिए तो क्रिया ने तुरंत बता दिया कि वो है, देखो पूछो कौन लगा के, कौन आ रहे हैं, मामा जी, बता दिया ना। तो कर्ता हमारा क्या है, मामा जी। अब आ रहे हैं, आना ये है मेन वर्ब, ठीक, ये है हमारा मेन वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना, ये है हेल्पिंग वर्ब। और देखो जैसे मामा जी आ रहे हैं तो कर्ता क्रिया, कहाँ आ रहे हैं, हमारे घर। तो ये हमारे घर अलग अलग नहीं, पूरा ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे, प्रश्न पूछते जाएंगे, और सभी वाक्यों के जितने भी शब्द हैं अलग अलग टूटते जाएंगे, अलग अलग बताते जाएंगे कि पहले ये लिखना है, ये दोनों साथ में लिखना है, ये अकेला लिखना है। कैसे, देखिए जैसे आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं, घर नहीं हमारे घर आ रहे हैं। तो हमारे घर क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसका अनुवाद करते हैं। तो पहले क्या है, क्या से शुरू है ना, तो क्या से शुरू होगा तो इज हमारे में से कोई एक आपको पहले लिखना है। ये है मामा जी, तो मामा जी है होता है नाम, और नाम किस में होता है, एक वचन में होता है। तो एक वचन के लिए सबसे पहले इज, एक वचन के लिए यही तो लिखते हैं ना, इज लिखते हैं। तो पहले क्या, तो पहले इज, फिर होगा सब्जेक्ट यानी मामा जी। तो मामा जी का इंग्लिश क्या होता है, मामा का क्या होता है, मामा का वही होता है जो चाचा का होता है, अंकल। मामा का वही होता है जो मौसा का होता है, मामा का वही होता है जो चाचा का होता है, वही मौसा का होता है, अंकल। मौसी का जो होता है वही चाची का होता है, आंटी। और वही चीज़ मामी का होता है, आंटी, ठीक है। तो इंग्लिश में सही है सब। क्या मामा जी, तो इज अंकल, फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, फिर सब्जेक्ट भी लिख दिए। अब लिखना है मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, आ रहे हैं, तो आना का इंग्लिश होता है कम, आईएनजी लगाइए, कमिंग। कहाँ आ रहे हैं, हमारे घर। तो टू किसी स्थान पर जाने से पहले टू, हमारे घर, यानी अवर माने हमारे, और घर का इंग्लिश क्या होता है, होम, हो गया ना। और अंत में प्रश्न चिन्ह। तो इज अंकल कमिंग टू अवर होम, कि क्या मामा जी हमारे घर आ रहे हैं।
क्या शिक्षक तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? क्या शिक्षक तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? तो ये भी क्या से शुरू है, तो इसमें भी सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। तो सहायक क्रिया क्या है, कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? कर्ता देखिए, कर्ता क्या है, कौन पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, क्रिया से पूछिए कौन पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ये है ना सब्जेक्ट, और शिक्षक क्या है, नाम है, एक वचन का है, एक वचन का है। तो क्या से शुरू है, तो पहले क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, फिर शिक्षक सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इज टीचर, क्या शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, ING, टीचिंग मेन वर्ब में ING। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब में ING कि क्या शिक्षक पढ़ा रहे हैं, किसे, तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ये अदर है, ठीक ना, ये दोनों अलग अलग है कि क्या शिक्षक पढ़ा रहे हैं, किसे, तुम्हें, क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी। तो इज टीचर टीचिंग यू इंग्लिश, टीचिंग यू इंग्लिश। इज टीचर टीचिंग यू इंग्लिश कि क्या शिक्षक तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। बस हो गया, ठीक है। एक आंख और देख लेते हैं। तो नियम वही है, बस थोड़ा सा अंतर है कि हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लिखना है, हाँ, बाकी सब वैसे ही करना है। बस हेल्पिंग वर्ब जो बीच में रहता है, सब्जेक्ट के बाद रहता था, वही आप पहले ला के रख दो, सब्जेक्ट के पहले रख दो, बस इंट्रोगेटिव हमारा फर्स्ट टाइप बन गया। यही करना है। अब देखिए इसी में क्या आता है, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। इंटरोगेटिव निगेटिव का मतलब होता है कि जिसमें नॉट लगा हो, है ना, जिसमें नॉट लगा हो, कि नॉट वाले जो शब्द हैं वही हमारे निगेटिव होते हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब है कि जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए लेकिन नकारात्मक में पूछा जाए। प्रश्न कैसा पूछा जाए, नकारात्मक में पूछा जाए, तो वो हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। नियम सब वही है ना। इसमें कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, आपको बस नॉट लगाना है। देखिए इसका नियम होता है, इंट्रोगेटिव का जो नियम होता था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, MR। उसके बाद क्या लिखते थे, उसके बाद हम लिखते थे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता था मेन वर्ब में ING, मेन वर्ब में ING, और फिर हम लिखते थे ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्या लिखते थे, अदर, है ना, और लास्ट में प्रश्न चिन्ह। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपको क्या करना है, किसमें नॉट लगाना है, नॉट। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, फिर लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है नॉट, फिर मेन वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, एट लास्ट अदर। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसमें नॉट सिर्फ लगेगा, जैसे देखिए, जैसे कि क्या वीणा प्रतिदिन, क्या वीणा आज स्कूल नहीं जा रही है, क्या वीणा आज स्कूल नहीं जा रही है। तो वाक्य क्या शब्द से शुरू है, और वाक्य हमारा क्या से शुरू है, और इसमें नहीं भी लगा है, ठीक है।
तो प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो इंट्रोगेटिव की तरह ही किया जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, क्रिया से पूछो जा रही है, कौन लगा के पूछते हैं ना, कौन जा रही है, वीना जा रही है, तो वीना हमारा हुआ सब्जेक्ट। और जा रही है, जाना क्या है, जाना है मेन वर्ब। और रहा रही क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और क्या वीना जा रही हैं, और ये है निगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव के बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, है वही चीज़, इसमें सिर्फ नॉट लगाना है ना। तो नॉट कहाँ लगाना है, इसमें नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। जहाँ सब्जेक्ट होगा उसके बाद हमें सिर्फ नॉट लिखना है। जो आपने इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप पढ़ा था कि वह के क्या से शुरू होता है, यदि उसी में नहीं शब्द जुड़ा हो तो वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब है कि जब वाक्य में प्रश्न भी पूछा जाए और वो भी कैसे, नकारात्मक में, ठीक है, कैसा, नकारात्मक में, तो वो हमारा कहलाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। और जब सकारात्मक में प्रश्न पूछा जाता है तो वो कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका नियम है वही नियम, नॉट जोड़ना है। तो नॉट कहाँ जुड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे आपने इंडेफिनिट में पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव में निगेटिव जो नॉट जुड़ता था, कहाँ, सब्जेक्ट के बाद, उसमें भी होता था। और वही चीज़ यहाँ भी होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट जुड़ेगा, और फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अदर लिखेंगे। जैसे है, क्या वीना आज स्कूल नहीं जा रही है, तो पहले क्या है, पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अंतर्गत, कर्ता यानी सब्जेक्ट के अंतर्गत। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अभी पता चल जाएगा। कैसे पता करते हैं, हाँ, क्रिया में कौन लगा के, कौन, उसे पूछते हैं कौन। तो क्रिया हमें बताती है कि ये, इसे पूछो, जा रही हैं, जा रही हैं कौन, यानी नहीं जा रही हैं, इसको भी ले लीजिए, नहीं जा रही है कौन, वीना। तो वीना क्या है, सब्जेक्ट। और रहा रही, ये तो आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब। और जाना, आना जाना, उठना बैठना, जाना क्या है, मेन वर्ब है। और ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। क्या वीना जा रही है, यानी नहीं जा रही है, कहाँ, कहाँ नहीं जा रही है, स्कूल। तो स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। और कब, आज, आज क्या है, अदर। ये दोनों अलग अलग हैं, एक में ही नहीं लिखिएगा, एक में लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि स्कूल और आज अलग अलग है ना। जा रही है, कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, कब जा रही है, आज जा रही है। और ये क्या है, ये है क्वेश्चन वर्ड। इसी से तो पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। इसको हटा दीजिए, कहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, ये निगेटिव हो गया। इसको भी जोड़ देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। इसका अनुवाद क्या होगा, इसका अनुवाद होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है नाम, तो एक वचन का, तो एक वचन में पहले क्या लिखेंगे, इज, फिर सब्जेक्ट वीना, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर नहीं है नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। जा रही है, जाना का इंग्लिश गो, आईएनजी लगा दो, गोइंग। इज वीना नॉट गोइंग, कहाँ, स्कूल, तो टू स्कूल। और कब, आज, तो आज का होता है टुडे। दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैप क्यों पहनी है, क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ गई है
और मैं छत पर पढ़ा रहा हूँ ऊपर, तो हवा चल रहा है और हवा से खुद को बचाने के लिए मैंने ये पहना है। हाँ, ये काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला उदाहरण कि इज बीना नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब इसके बाद कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। नॉट वाले ही हैं, वही चीज़, बस नॉट जोड़ना है। और नॉट इसमें भी, और जो इंट्रोगेटिव का आप लोग सेकेंड टाइप पढ़ोगे ना, उसमें भी नॉट जोड़ना है। उसमें भी नॉट वहीं जोड़ना है, कहाँ पर? सब्जेक्ट के बाद ही जोड़ना है, कुछ करना नहीं है। क्या शिव शंकर बाजार में सब्जियां बेचने गया है? क्या शिवशंकर बाजार में सब्जियां बेचने गया है? क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। शिवशंकर क्या है? नाम है, यही तो सब्जेक्ट है हमारा, है ना। तो बेचने गया है, कौन बेचने गया है? शिवशंकर बेचने गया है। तो पहले क्या है? तो शिवशंकर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, तो सब्जेक्ट एक वचन का है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इज, फिर सब्जेक्ट, यानी शिव शंकर इज शिव गया है। ये हमारा सेंटेंस पास्ट में आ गया है क्या? इसको हम बना देते हैं कंटिन्यूअस में कि बेचने जा रहा है, जा रहा है। अब ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस में। तो इज शिवशंकर, अब फिर मेन वर्ब यानी जा रहा है, जाना का होता है गो में लगाइए ing, हो गया हमारा गोइंग। जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सब्जियां नहीं, पहले बेचने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बेचने जा रहा है। तो टू सेल, सेलिंग, यहाँ गोइंग फॉर ऐसे लिखे ना, फॉर सेलिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्रिया दो ठो है ना, एक यहाँ जा रहा है, जाना क्रिया है, और क्रिया है बेचना। तो पहले जाना में ing लगा, गोइंग, ये नियम के अनुसार, और सब्जियां बेचने तो फॉर सेलिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, बेचने के लिए फॉर सेलिंग वेजिटेबल्स। अच्छा, अभी बचा है क्या? बाजार में, बाजार में, तो बाजार में का होगा? इन द मार्केट। बाजार में का क्या होगा? इन द मार्केट, बाजार में। ठीक, ये हमारा, और अंत में क्या करेंगे? प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। ठीक ना, तो यही वही चीज़ है। अब इंट्रोगेटिव का हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप। ठीक है, तो सेकेंड टाइप क्या होता है? ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप यानी दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार क्या होता है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, यानी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द होगा वो क्या होगा? वाक्य के बीच में आएगा। ठीक है, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो उसका नियम क्या होगा कि उसका हम अनुवाद कैसे करेंगे? तो उसका अनुवाद करेंगे कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा मेन वर्ब में ing, फिर होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद एट लास्ट हम लिखेंगे अदर। ठीक है, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। देखिए अनुवाद कैसे होगा? अनुवाद आपका होगा जैसे कि वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। तो इसका हम अनुवाद कैसे करेंगे कि पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? ये क्या। ठीक, तो पहले क्या की अंग्रेजी? व्हाट, पहले क्या की अंग्रेजी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे? इज, एम, आर में से कोई एक। तो कर्ता एक वचन का है तो इज
व्हाट इज, फिर वह सब्जेक्ट होगा ना, तो ही फिर कर रहा है, करना का डू, और डू में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी। तो व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही, वह क्या कर रहा है। अगला है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसका अनुवाद क्या होगा, पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, कहाँ की अंग्रेजी है वेयर, क्या होती है वेयर। उसके बाद सहायक क्रिया, तो तुम बहुवचन का है ना, कर्ता हमारा बहुवचन का है, तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए। तो क्रिया बहुवचन की क्या होगी, आर, वेयर आर, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ड, पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया हो गई आर, फिर कर्ता लिखेंगे यानी तुम, और मेन वर्ब में आईएनजी, जा रहे हो, जाना का होता है गो, और गो में हो गया आईएनजी यानी गोइंग। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वे क्यों रो रहे हैं, वे क्यों रो रहे हैं। इसका अनुवाद क्या होगा, पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई, क्यों की अंग्रेजी वाई। इसके बाद सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया होगी, देखो करता है वे, यानी रो रहे हैं, कौन रो रहे हैं वे, तो करता क्या है वे, तो वे बहुवचन का है, वे की अंग्रेजी होती है दे, तो सहायक क्रिया आर होगी ना, बहुवचन के साथ आर, फिर करता, और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो रो रहे हैं, रोना का होता है क्राई, क्राई में आईएनजी क्राइंग। वाई आर दे क्राइंग, कि वे क्यों रो रहे हैं। फिर अगला है हम इसे कैसे मार रहे हैं, हम इसे कैसे मार रहे हैं। तो कैसे यानी पहले क्या होगी, पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो पहले कैसे की अंग्रेजी, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है हाउ। उसके बाद सहायक क्रिया, तो हम करता है ना हम, तो सहायक क्रिया क्या होगी आर, हाउ आर, फिर करता, तो हम का अंग्रेजी होती है वी। उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी, तो मार रहे हैं, मारना का क्या होता है बीट, बीटिंग, और इसे यानी दिस, या दिस ना लिखिए आप, इसी का लिख दीजिए हिम, ठीक है, हो गया। तो ये है क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप क्या होता है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो, ठीक है। अब इसमें अगर नॉट हमें जोड़ना होगा तो नॉट कहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, इसी का निगेटिव क्या होता है नॉट, तो नॉट यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर, यहाँ नॉट जोड़ेंगे कर्ता के बाद, कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यही क्या होगा नॉट। तो व्हाट इज ही नॉट डूइंग, वेयर आर यू नॉट गोइंग, कर्ता के बाद नॉट, ठीक। वाई आर दे करता है, इसके बाद नॉट, दे नॉट क्राइंग, हाउ आर वी नॉट बीटिंग हिम, ठीक, ऐसा होगा अगर इसका निगेटिव बनेगा। तो चलिए कुछ और उदाहरण इंट्रोगेटिव के हम देख लेते हैं, कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं कि वह कितनी बसें खरीद रहा है, ठीक है, वह कितनी बसें खरीद रहा है। तो पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड ना, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो पहले वाले वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है कितनी, ठीक है, कौन सा है कितनी। तो देखिए ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि कितनी,
किसे, कौन से, ठीक है। तो इनमें थोड़ा अलग नियम चलता है। अलग नियम क्या चलता है कि हम इसको बोलेंगे कितनी बसें, ठीक। पहले ये लिखेंगे कितनी बसें वह खरीद रहा है, कितनी बसें वह खरीद रहा है। तो पहले इसकी अंग्रेजी कितनी बसें, कितनी बसें का होगा कि हाउ मैनी बसेस, हाउ मैनी बसेस, ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द हम ये पूरा पूरा लेंगे ना, कितनी बसें, ठीक। ऐसे ही इसमें होगा कौन से कपड़े, कौन से कपड़े, ये पूरा पूरा लिया जाएगा। और कितना दूध, इसमें भी है कितना दूध। तो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो ये ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं कि जो कि आते हैं और अपने साथ साथ कोई संज्ञा भी लाते हैं। तो जो संज्ञा लाते हैं, जो संज्ञा इनके साथ रहती है, वो भी हमारा प्रश्नवाचक हो जाता है। तो कितनी बसें, हाउ मैनी बसेस। अब उसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, तो क्रिया क्या है, खरीद रहा है। तो कौन खरीद रहा है, वह खरीद रहा है। तो कर्ता क्या है, वह का इंग्लिश हो गया ही, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, खरीद रहा है। तो खरीदना का इंग्लिश होता है बाई, और बाई में आईएनजी लगा दीजिए, बाइंग। हो गया हमारा कंप्लीट। एक जगह मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या हो रहा है, देखिए यहाँ हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ ऐसे होगा कि हाउ मैनी बसेज, और अब यहाँ सहायक क्रिया यानी क्वेश्चन वर्ड ये है। अब हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब ना, हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखे थे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वह है। तो यहाँ लिखेंगे इज। अब लिखेंगे कर्ता, कर्ता क्या है ही, और फिर मेन वर्ब में आईएनजी यानी खरीद रहा है। खरीदना का क्या होगा, बाइंग। हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखे थे, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत हो रहा था। तो अब वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब हमारा सेंटेंस सही है। उसके बाद है कि तुम कौन से कपड़े पहन रहे हो। तो यहाँ कौन से कपड़े, तो कौन सा यानी विच, कौन सा का इंग्लिश क्या होता है, विच, यानी कौन से कपड़े। जैसे कितनी बसें, तो हाउ मैनी बसेस। वैसे ही कौन से कपड़े, तो विच क्लॉथेज, विच क्लॉथेज। अब होगा हेल्पिंग वर्ब। तो कर्ता क्या है, तुम, बहुवचन का है ना, तो सहायक क्रिया क्या होगा, आर। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, ठीक। और फिर पहन रहे हो, पहनना का क्या होता है, पुट ऑन बोलिए या तो वियर बोलिए। तो चलिए हम बोलते हैं पुटिंग ऑन, आईएनजी लगाना है ना, तो पुटिंग ऑन, ये क्वेश्चन मार्क। हाँ, विच क्लॉथेज आर यू पुटिंग ऑन, कि तुम कौन से कपड़े पहन रहे हो, ठीक। अब अगला नंबर है हमारा, तीसरा नंबर है वे किसे मार रहे हैं, वे किसे मार रहे हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द है किसे। तो किसे का इंग्लिश होता है whom, WHOM, whom। फिर होगा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यानी करता है वे, बहुवचन का है, तो सहायक क्रिया क्या होगी, आर। अब सब्जेक्ट, तो वे का इंग्लिश होता है दे, whom आर दे। और फिर मार रहे हैं, मारना का क्या होता है, बीट। तो लिखेंगे बीटिंग, whom आर दे बीटिंग, कि वे किसे मार रहे हैं। अगला है कि यह ग्वाला कितना दूध पी रहा है। तो पहले कितना दूध, कितना दूध का क्या होता है, हाउ मच। जिसको हम गिन सकें वहाँ हाउ मैनी। और जैसे यहाँ देखिए बसों को हम गिन सकते थे, तो हाउ मैनी कितना का अंग्रेजी हाउ मैनी। और यहाँ हम दूध को गिन नहीं सकते हैं बल्कि तौल सकते हैं। तो जब हम ना गिन पाएँ तो वहाँ हाउ मच, ठीक। तो कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब होगा सहायक क्रिया। तो यह ग्वाला, ग्वाला एक वचन है ना, इज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा दिस मिल्कमैन, दिस मिल्कमैन। फिर
पी रहा है, पीना का होता है ड्रिंक, तो लिखेंगे ड्रिंकिंग, ठीक, और अंत में प्रश्न चिन्ह, हो गया, ठीक ना। तो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तब। तो अगर हम इसमें निगेटिव भी जोड़ दें, जैसे प्लस हम कर दें प्लस नॉट, नॉट यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो नॉट हमारा कहाँ जुड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यहीं से जुड़ेगा, यहीं से, ठीक, यहीं पे जुड़ेगा। तो नॉट यहाँ कहाँ लगेगा, जैसे देखिए यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है ही है ना, तो यहीं पे हमें नॉट जोड़ देंगे, हो गया। कि वह कितनी बसें नहीं खरीद रहा है, तो नहीं का यहाँ नॉट हो जाएगा कि हाउ मैनी बसेस इज़ ही नॉट बाइंग, ठीक ना, कर्ता के बाद, यहाँ भी करता है यू, तो यू के बाद यहाँ पे नॉट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ करता क्या है दे, तो दे के बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट लिख देंगे। यहाँ करता क्या है, दिस मिल्कमैन, मिल्कमैन करता है, तो मिल्कमैन के बाद हम यहाँ नॉट जोड़ देंगे, हो गया, ठीक ना। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो ये था दोस्तों हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।